और भी कोई दूसरा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया, तो आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा करके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस कर सकते हैं। एक्ट में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी। हेलो मेरे लीगल चैम्प्स, वेलकम टू डीसी लाइन सीए। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में। तो अभी तक हम लोगों ने कंपनीज एक्ट 2013 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तक अपना सक्सेसफुली कंप्लीट किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक आप सब लोगों को सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी होंगे। तो अब उसके आगे मेन हम लोगों की 3 डॉक्ट्रिन बची हुई हैं और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बचा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें, शेयर कैपिटल, कितने तरह के शेयर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर अप कर ली हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है, ये क्या हो गया, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बेटा बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द पावर। अब कंपनी की पावर कहां लिखी रहती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंने बताया था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक ऑब्जेक्ट क्लॉज बताया था। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी की पावर्स को डिफाइन किया जाता है, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, क्या क्या काम नहीं कर सकती है, ये कहां लिखा रहता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज में। अगर कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाकर के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, किसी भी एग्रीमेंट में एंटर किया, तो फिर ये बोला जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायर्स है। और अगर अल्ट्रा वायर्स है तो इसका मतलब वो होगा बेटा वॉइड एब इनिशियो। क्या होगा? वो होगा वॉइड एब इनिशियो, यानी उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी फ्रॉम द स्टार्टिंग। और हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है तो उसमें रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं मिलता है। रेस्टिट्यूशन बेनिफिट का मतलब यानी अगर हमने कोई भी एडवांस पैसा दिया है कंपनी को तो फिर वो हमको वापस नहीं मिलेगा। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये वेजिटेबल्स का बिजनेस करेगी। कंपनी अच्छी है, इसकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है। इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि ये वेजिटेबल्स का बिजनेस करेगी। अब इन्होंने क्या किया कि एक बार मिस्टर एक्स को फ्रूट्स का ऑर्डर दिया, इनका होलसेल का काम था, बड़ा काम था, तो 5 लाख रुपए का इन्होंने फ्रूट्स का ऑर्डर दे दिया। अब मिस्टर एक्स तो खुश हो गया, मिस्टर एक्स को लगा इतनी अच्छी कंपनी है, 5 लाख रुपए का फ्रूट्स का ऑर्डर मिला है, मार्जिन भी अच्छा खासा है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रूट सप्लाई कर दिए एबीसी लिमिटेड को। अब फ्रूट सप्लाई करने के बाद में तय हुआ था कि पेमेंट 15 दिन के बाद मिलेगी। अब 15 दिन बाद मिस्टर एक्स कंपनी के पास में पहुंचे पैसे मांगने के लिए, कंपनी ने पैसे देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कंपनी ने बोला कि भाई ये जो एग्रीमेंट हमारे और आपके बीच में हुआ, ये जो आपने फ्रूट सप्लाई किया, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। मेरा और आपके बीच का किया हुआ एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो। इन्होंने जब कैसे वॉइड एब इनिशियो, तो इन्होंने बोला कि भाई कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो किसके लिए रजिस्टर्ड है? वेजिटेबल्स के लिए रजिस्टर्ड है। एग्रीमेंट किस चीज का हुआ? फ्रूट्स का हुआ, यानी कि ये बियॉन्ड द पावर हो गया। बियॉन्ड द पावर है तो वॉइड एब इनिशियो होगा, यहां पर कोई भी पेमेंट नहीं होगी, यानी कि नो रेस्टिट्यूशन बेनिफिट। आपको इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी वजह से मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और ये उम्मीद करी जाती है कि भाई जो भी क्रेडिटर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उन्हीं के लिए है। अगर आप कंपनी के साथ में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करिए, क्योंकि आप ही के लिए तो ये डॉक्यूमेंट है। भाई पब्लिक डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाया, क्यों बनाया गया? आउटसाइडर्स के लिए बनाया गया। तो आउटसाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको पढ़ने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। तो अगर इन्होंने उसको पढ़ा होता तो इनको पता होता कि भाई कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, वेजिटेबल है, कंपनी ऑर्डर किस चीज का दे रही है, फ्रूट्स का। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कुछ गड़बड़, तब ये सप्लाई ना करते। लेकिन यहां पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, बेवकूफी की कोई भी रेमेडी नहीं होती। तो जब इनके पास में ऑप्शन था, इन्होंने पढ़ा नहीं, इन्होंने फ्रूट सप्लाई कर दिया, अब इनके पास में कोई भी रेमेडी नहीं है। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आप पैसा वापस ले सकते हो, लेकिन फिलहाल हम मेन प्रोविजन को हमेशा फॉलो करते हैं। तो मेन प्रोविजन क्या कहता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायर्स है तो हमेशा वॉइड एब इनिशियो होगा और नो रेस्टिट्यूशन बेनिफिट, कोई भी रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखते हैं एक बार, देखिए बियॉन्ड देयर पावर, तो जो कंपनी की पावर के बाहर है। आगे देखते हैं,
तो यहां से आते हैं, एक बार पूरी की पूरी थ्योरी लिखी हुई है, इसको एक बार आप पढ़ना, ठीक है। देखिए, इट इज अ फंडामेंटल रूल द कंपनी लॉ दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी एज स्टेटेड इन इट्स मेमोरेंडम कैन बी डिपार्टेड फ्रॉम ओनली टू एक्सटेंड परमिटेड बाय द एक्ट दस फार एंड नो फर्दर। तो देखो, साफ साफ कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाकर के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी आपको परमिशन मिली है जो काम करने की, उसके अलावा आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इन कंसिक्वेंसेस एनी एक्ट डन और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी विच ट्रेवल्स बियॉन्ड द पावर्स not only of the directors but also of the company is wholly void and inoperative in law and is therefore not binding on the company। तो फिर वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। डन है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो अब मिस्टर एक्स कंपनी से रिकवर नहीं कर सकते, तो कंपनी के लिए वो बाइंड नहीं होगा, कंपनी अपनी लायबिलिटी से फ्री है। On this account, a company can be restrained from employing its funds for purpose other than those sanctioned by the memorandum. Likewise, it can be restrained from carrying on a trade different from the one it is authorized to carry on। बिल्कुल कंपनी के पास जो फंड्स हैं वो शेयर होल्डर ने लगाए हुए हैं, तो शेयर होल्डर हमेशा ये उम्मीद करके चलता है कि भाई जो हमारा पैसा कंपनी में लगा हुआ है वो केवल उन्हीं पर्पस के लिए यूज हो जो पर्पस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए हैं। तो इसी वजह से कंपनी लॉ भी यही बात कहता है कि भाई जो कंपनी के फंड्स हैं वो कहां पर डिप्लॉय होंगे, वो केवल उन्हीं जगह पर डिप्लॉय होंगे जो पावर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गिवन है। अब देखो द इंपैक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन, अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, कंपनी कैन नाइदर बी सूड ऑन एन अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन। तो बेटा कंपनी के ऊपर कभी भी सूट फाइल नहीं हो सकता और कंपनी भी कभी भी सूट फाइल नहीं कर सकते। और सेम वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया कि मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो हमेशा ये उम्मीद करी जाती है, हमेशा ये उम्मीद करी जाती है कि भाई सामने वाले को पहले से ही पता है, या कंपनी वन इज डीम टू नो अबाउट द पावर्स ऑफ द कंपनी। तो ये बात पता है कि अगर आप कंपनी के साथ में डील कर रहे हैं तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पता है, और उसके बावजूद अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं जो कि अल्ट्रा वायर्स है, यू कैन नॉट इन्फोर्स इट अगेंस्ट द कंपनी। डन है। एग्जाम्पल एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा कि मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल यहां पर एग्जैक्टली अगर देखा जाए ना तो ये एग्जाम्पल गलत दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। यहां पर कुछ एक ऐसे केसेस दिए हुए हैं जहां पर अगर कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायर्स भी है तो भी सामने वाले के पास कुछ रेमेडीज होती हैं, जो अपोजिट पार्टी होती है ना उसके पास में कुछ रेमेडीज होती हैं। तो चलो एक बार फटाफट से देख लेते हैं इसके एक्सेप्शंस। देखो यहां से देखते हैं, बट से देखो, बट इफ द मनी एडवांस टू द कंपनी हैज नॉट बीन एक्सपेंडेड द लेंडर में स्टॉप द कंपनी फ्रॉम पार्टिंग विद इट बाय मीन्स ऑफ एन इंजंक्शन। ठीक है, this is because the company does not become the owner of the money which is ultra wires the company। अब इसको पॉइंट वाइज नोट कर लेना, अगर आपके पास में मॉड्यूल है ना या बुक आप लेकर के बैठे हो तो यहां पर इसको फर्स्ट पॉइंट लिख लेना और यहां पर हेडिंग डाल लेना एक्सेप्शन की, एक्सेप्शन टू अल्ट्रा वायर्स। या ये एक्सेप्शन करके भी पूछा जा सकता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर एक क्रेडिटर कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायर्स होते हुए भी कंपनी से वो पैसा रिकवर कर सकता है। तो पहली सिचुएशन यहां पर ये दी हुई है, देख लेते हैं एक बार, कि अगर मान लीजिए कि किसी ने मिस्टर ए ने कंपनी को 5 लाख रुपए उधार दिए, मिस्टर ए ने कंपनी को 5 लाख रुपए, बी लिमिटेड ले लेते हैं, कंपनी को 5 लाख रुपए उधार दिए, जबकि कंपनी की पावर कितनी थी, कंपनी की पावर थी 2 लाख रुपए की, पावर टू बोरो। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि मान लीजिए 2 लाख रुपए की पावर थी और मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए उधार दे दी, अभी अल्ट्रा वायर्स हो गया। अब कंपनी पैसा वापस नहीं कर रही है, ठीक, तो अब क्या एक का तो पैसा डूब गया, लेकिन कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर आप पैसा रिकवर कर सकते हो। जैसे अगर कंपनी ने ये पैसा कहीं पर भी खर्च नहीं किया है, अगर कंपनी ने ये पैसा कहीं पर भी खर्च नहीं किया हुआ है, कंपनी के पास ही है, तो मिस्टर ए क्या करेंगे, जब इनको पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायर्स है तो ये कोर्ट में जाएंगे
और कोर्ट में जाकर के इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर पास करवाएंगे। और स्टे ऑर्डर पास कराने के बाद में कंपनी को बोला जाएगा कि भाई जब कॉन्ट्रैक्ट ही अल्ट्रा वायर्स है तो वो पैसा भी तो अल्ट्रा वायर्स हुआ, पैसा भी तो वॉइड हुआ, तो वॉइड पैसे को आप अपने पास में कैसे रख सकते हो। तो यहां पर फिर कंपनी को बोला जाएगा कि अब आप पैसे यूज नहीं कर सकते, कंपनी को स्टे किया जाएगा पैसे यूज करने से, और वो पैसा वापस किया जाएगा ए को। डन है। लेकिन ये कब होगा, ये तब होगा जब ये पैसा खर्च ना हुआ हो। अगर कंपनी ने ये पैसा खर्च कर दिया तो फिर उस केस में ये रेमेडी नहीं है। मेरी बात समझ में आई। तो एक रेमेडी तो ये हो गई, दूसरी देखते हैं, दूसरी देखते हैं। देखो, एज द लेंडर रिमेन्स द ओनर ही कैन टेक बैक द प्रॉपर्टी इन स्पेशी इफ द अल्ट्रा वायर्स लोन हैज बीन यूटिलाइज्ड इन मीटिंग लॉफुल डेट of the company, then the lender steps into the shoes of the debtor paid off, and consequently he would be entitled to recover his loan to that extent from the company. अब दूसरा बताता है सब्रोगेशन, इसको बोलते हैं सब्रोगेशन। ये मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही बताया था, सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, एक की जगह पर दूसरे का आ जाना। जैसे यहीं पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड वाली सिचुएशन का। आ रहा है ना सर, हाँ ठीक। जैसे ए ने बी लिमिटेड को 5 लाख रुपए, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 5 लाख रुपए उधार दिए, जबकि इनकी पावर कितनी थी, 2 लाख रुपए की। तो अल्ट्रा वायर्स हो गया। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इस 5 लाख रुपए से एक मिस्टर एक्स को पैसा दे दिया। मिस्टर एक्स कंपनी के कौन थे, क्रेडिटर थे, लॉफुल क्रेडिटर थे, वो भी लॉफुल क्रेडिटर थे। तो कंपनी ने ए से 5 लाख रुपए लेकर के मिस्टर एक्स को दे दिए। ठीक, तो अब यहां पर कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि भाई अगर अल्ट्रा वायर्स लैंडिंग है तो फिर उस सिचुएशन में अगर कंपनी ने वो पैसा किसी लॉफुल डेट को चुकाने में लगाया है, लॉफुल डेट को चुकाने में लगाया है, तो उस केस में कंपनी अभी तक अपनी बुक्स में क्रेडिटर्स की लिस्ट में किसका नाम लिख रही थी, एक्स का नाम लिख रही थी, क्योंकि एक्स को पैसे देने बाकी थे। अब कंपनी ने अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग करी और ये पैसा उठा करके एक्स को दे दिया, तो एक्स को तो पैसा मिल गया। तो अब कंपनी की जो बुक्स हैं उससे क्रेडिटर से एक्स का नाम तो हट जाएगा। तो यहां पर कंपनी लॉ क्या कहता है कि एक्स की जगह पर अब नाम आ जाएगा ए का। तो ए अब कैसे रिकवर कर सकता है, ए अब यहां पर कंपनी के लिए क्रेडिटर बन गया। ए कंपनी के लिए क्या बन गया, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर की पोजीशन से वो पैसा कंपनी से रिकवर कर सकता है। जो क्रेडिटर के पास में राइट होते हैं फिर वो राइट आ जाएंगे इनके पास। तो यहां पर एक्स की जगह पर ए का नाम आ रहा है, तो एक की जगह पर दूसरे का नाम आ जाना, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन। तो यहां पर एक सब्रोगेशन का राइट बनता है। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब देखो, अब अगर मान लीजिए कि कोई इसमें लिखा हुआ है, वरना मैं अलग से बता दूं, हाँ ठीक है, देखो यहां पर लिखा हुआ है। अब देखो, जो चीज अल्ट्रा वायर्स है, बियॉन्ड द पावर है, वॉइड एब इनिशियो है। अगर कोई भी चीज वॉइड होती है ना, तो किसी भी हालत में उसको सही नहीं किया जा सकता। अगर वॉइड है, उसकी वैल्यू 0 है, तो भाई 0 ही रहेगी। आप उसको 0 को 2 कैसे कर सकते हो, 1 कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो अगर कोई भी वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट है तो उसको कभी भी रेटिफाई नहीं किया जा सकता। इस वजह से अगर कोई भी अल्ट्रा वायर्स एग्रीमेंट है तो बेटा 100% शेयर होल्डर्स भी उसको रेटिफाई करना चाहें, उसको सही करना चाहें कि चलो हम अप्रूव कर रहे हैं, इसको सही कर देते हैं, इसको मान लेते हैं कि हाँ ये वैलिड है ना। आप ऐसे कैसे वैलिड मान सकते हो, जो चीज वॉइड है वो वॉइड है। 100% शेयर होल्डर्स भी उसको रेटिफाई नहीं कर सकता। समटाइम्स एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स कैन बी रेगुलराइज्ड बाय रेटिफाइंग इट्स सब्सिक्वेंटली। फॉर इंस्टेंस, इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स द पावर ऑफ द डायरेक्टर, द शेयर होल्डर कैन रेटिफाइड। इसको बोलते हैं इंट्रा वायर्स। ये वर्ड याद रखना, एग्जाम में हेडिंग डालने के काम में आएगा, इंट्रा वायर्स। इंट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी काम कंपनी की तो पावर के अंदर है, कंपनी तो कर सकती है, लेकिन डायरेक्टर्स की पावर के बाहर है। कंपनी की पावर के तो अंदर है, लेकिन डायरेक्टर्स की पावर के बाहर है। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि कंपनी 10 लाख रुपए का लोन ले सकती है,
लेकिन डायरेक्टर 5 लाख रुपए से ज्यादा का लोन नहीं ले सकते। अब डायरेक्टर्स ने 7 लाख का लोन ले लिया, तो ये क्या हो गया, इंट्रा वायर्स हो गया। इंट्रा वायर्स को बेटा शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं, इसको रेटिफाई किया जा सकता है, इसको शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर वही चीज बताई जा रही है कि अगर कंपनी की पावर के अंदर है लेकिन डायरेक्टर्स की पावर के बाहर है, डायरेक्टर्स के लिए वो अल्ट्रा वायर्स है, तो फिर शेयर होल्डर उसको रेटिफाई कर सकते हैं। एक ये तीसरी रेमेडी हो गई, जो मैं आपको बता रहा था ना कि कितने तरीके की रेमेडीज हैं, कितने तरीके से आउटसाइडर अपना पैसा निकाल सकता है। तो पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां पर इंजंक्शन कर सकते हैं, इंजंक्शन पास करा सकते हैं। दूसरा क्या पढ़ा, सब्रोगेशन। और तीसरा अगर इंट्रा वायर्स है तो उसको रेटिफाई करके उसको वैलिड किया जा सकता है। आगे देखते हैं, इफ इट इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, ठीक उसी तरीके से अगर कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर है लेकिन आर्टिकल के बाहर है तो भी उसको रेटिफाई किया जा सकता है। द कंपनी कैन लेटर alter the article if the act is within the power of the company but it is done irregularly, shareholder can validate it। अगर मान लीजिए कोई भी काम इरेगुलर तरीके से किया गया है, गलत तरीके से किया गया है, सही किया गया है, कंपनी की पावर के अंदर था लेकिन इरेगुलर तरीके से, गलत तरीके से, उसका प्रोसेस गलत था, तो भी उसको शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो ये सारे के सारे बेटा एक्सेप्शंस हैं। डन है? तो यहां पर हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, इसको अलग से नोट कर लेना। सबसे पहला इंजंक्शन, दूसरा सब्रोगेशन, तीसरा इंट्रा वायर्स मैंने बताया, इंट्रा वायर्स में डायरेक्टर्स की पावर के बाहर है लेकिन कंपनी की पावर के अंदर। चौथा, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो लिखा है लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर है, उसको भी आप इंट्रा वायर्स बोल सकते हो कि आर्टिकल के बाहर है लेकिन मेमोरेंडम के अंदर है, तो उसको भी रेटिफाई किया जा सकता है, उसको भी सही किया जा सकता है। उसके बाद में पांचवा, अगर मान लीजिए कि कोई भी काम किया तो विद इन पावर है लेकिन इरेगुलर तरीके से किया, गलत तरीके से किया गया, तो उसको भी रेटिफाई किया जा सकता है। तो ये सारे एक्सेप्शन आपको पॉइंट वाइज याद कर लेने होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यहां पर बेटा एक केस लॉ दिया हुआ है, सॉरी मैं देखना भूल गया, देखो यहां पर एक कंपनी थी एशबरी रेलवे कैरेज आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच। अब देखो इसको मैं एक कहानी की तरह से बता देता हूँ, इसको बस आप ध्यान रखना, ठीक है? मैं एक स्टोरी की तरह से बता देता हूँ। एक कंपनी थी, यहां पर मैं एबीसी लिमिटेड ले रहा हूँ, एबीसी लिमिटेड कंपनी थी, इन्होंने एक्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, इन्होंने एक्स के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जिसमें एबीसी लिमिटेड ने एक्स को प्रॉमिस किया कि इनको जो रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इनको जो रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो उसको फाइनेंस एबीसी लिमिटेड करेगी। कंपनी ने एक्स को प्रॉमिस किया कि भाई तुम रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट लो, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था कि तुम्हें रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तुम लो, उसको फंडिंग हम देंगे। अब इन्होंने कंपनी के ऊपर भरोसा कर लिया, कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया और अब इनको रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। भाई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा करोगे तो पेनाल्टी भी झेलनी पड़ेगी, फाइन भी लगेगा। अब कंपनी ने मिस्टर एक्स ने कंपनी से पैसे मांगे, कंपनी ने देने से मना कर दिया, कंपनी ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं दे सकते। इन्होंने उठा करके कंपनी के ऊपर सूट फाइल कर दिया। अब कंपनी ने कोर्ट में क्या बोला, कंपनी ने बोला कि भाई हमारी जो कंपनी है उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है रेलवे कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स, उसमें लिखा हुआ है रेलवे कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स, यानी रेलवे कंस्ट्रक्शन और दूसरे काम हम कर सकते हैं, तो इस वजह से हमारी पावर के बियॉन्ड है, तो ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड है। लेकिन यहां पर मिस्टर एक्स ने बोला कि भाई रेलवे कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है और साथ में अदर्स लिखा हुआ है, तो अदर्स का मतलब तो ये है कि कुछ भी काम कर सकते हैं और भी कोई दूसरा काम कर सकते हैं। तो यहां पर कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया, यहां पर कोर्ट ने बोला कि देखिए फाइनेंस का काम एक अलग और एक स्पेशल एक्टिविटी है। यहां पर अदर्स का मतलब क्या होगा, अदर्स का मतलब होगा रेलवे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जो रेलवे इंजीनियरिंग होती है, जो रेलवे कंस्ट्रक्शन होता है, उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हो। फाइनेंस तो एकदम अलग एक्टिविटी हो गई ना, उधार लेना उधार देना, ये तो स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट क्लॉज में अलग से मेंशन होना चाहिए था, अलग से मेंशन होना चाहिए था, जो कि है नहीं।
तो हम इसको अदर्स का पार्ट थोड़ी ना मानेंगे। अदर्स का मतलब तो है कि इससे रिलेटेड, लेकिन फाइनेंस तो एकदम अलग एक्टिविटी हो गई। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसको बोला गया कि ये अल्ट्रा वायर्स है, और यहां पर ये कंपनी जीत गई और मिस्टर एक्स केस हार गए, है ना। मिस्टर एक्स केस हार गए और ये कंपनी जीत गई। यहां पर मिस्टर एक्स को कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिला। मेरी बात समझ में आई? तो यही केस था, एक बार इसको देख लीजिएगा। हाँ, सेम वही है। अब देखिए यहां पर फटाफट से एक समराइज वे में दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। देखो, when an act is performed which though legal in itself is not authorized by the object clause of the memorandum, जो लीगल है लेकिन ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है या स्टैट्यूट के बाहर है, it is said to be ultra vires the company and hence null and void. An act which is ultra vires the company cannot ratified even by the unanimous consent of all the shareholder. Unanimous का मतलब 100% शेयर होल्डर, अगर 100% शेयर होल्डर भी कंसेंट दे दे तो भी उसको रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। An act which is ultra vires the director but intra vires the company, सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई, can be ratified by the members of the company through a resolution passed at a general meeting. If an act is ultra vires the article, it can be ratified by the altering the article by special resolution at general meeting. यानी कि अगर कोई आर्टिकल के बाहर है लेकिन मेमोरेंडम के अंदर है तो आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा करके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस कर सकते हैं। However, the disadvantages of this doctrine, its main advantage namely to provide protection to the shareholder and creditor, although it may be useful to member in restraining the activities of the director, it is only nuisance in so far as it prevents the company from changing its activities in a direction which is agreed by all. बिल्कुल देखो, शेयर होल्डर ने, जैसा कि सेम वही चीज़ है जो मैंने बताई, शेयर होल्डर ने जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है वो मेमोरेंडम को पढ़ करके किया है। और आज की तारीख में कोई भी इन्वेस्टर होगा, आज की तारीख में आप भी अगर किसी भी कंपनी के शेयर खरीदोगे तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी हमारा पैसा कहाँ पर लगाएगी और वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ऐसे बिजनेस में लगा रही है जो बिजनेस चल ही नहीं रहा आज के समय में। तो वहाँ पर ये चीज़ बोली जाती है कि भाई इसी वजह से इस डॉक्ट्रिन को लाया गया ताकि शेयर होल्डर का पैसा केवल और केवल ऐसी जगह पर लगे जो शेयर होल्डर को पहले से पता है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर ऑब्जेक्ट क्लॉज को पढ़ करके आया हुआ है। अब उसके बाद में देखते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो होता है फॉर आउटसाइडर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है फॉर इनसाइडर्स। इनसाइडर का मतलब कंपनी के अंदर के लोग। अब कंपनी के अंदर कौन है? कंपनी के अंदर है बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह लो या मैनेजमेंट कह लो, या मैनेजमेंट कह लो। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली जो मैनेजमेंट है उनकी क्या पावर्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, वो क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते, ये सारी बातें लिखी होती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आप बोल सकते हो बाईलॉज ऑफ कंपनी। कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से काम करेगा ये लिखा रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमेशा सबऑर्डिनेट होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के लिए, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। तो आर्टिकल हमेशा सबऑर्डिनेट होगा, सपोर्टिव होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग होगा। कल को अगर इन दोनों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? हमेशा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। जिस तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सबऑर्डिनेट होता है, उसी तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबऑर्डिनेट होता है कंपनीज एक्ट के। कल को अगर मेमोरेंडम और कंपनी लॉ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ तो प्रायोरिटी हमेशा किसको दी जाएगी? कंपनीज एक्ट को। तो जब कंपनीज एक्ट सुपीरियर है देन एमओए, एमओए सुपीरियर है एओए के, तो कंपनीज एक्ट भी सुपीरियर हुआ एओए। यानी कल को अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंपनीज एक्ट इन दोनों के बीच में भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? हमेशा कंपनी लॉ को। डन है? मेरी बात समझ में? एक बार देखते हैं। ये तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके मैंने आपको वो भी बताए थे, टेबल्स भी बताए थे, जैसे ए बी सी डी ई, ये होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का।
FGHIJ, ये होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की टेबल्स होती हैं। एक बार फटाफट से इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो देखो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, जितनी भी थ्योरी है वो सारी चीज़ें मैंने आपको ब्रीफ कर दी, ठीक है। एक बार इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होते हैं, इसमें रेगुलेशंस लिखे होते हैं। द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आपको भी वैसे जितने भी हैं आपको भी यही सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। उतनी थ्योरी जाने की जरूरत नहीं उतनी डिटेल में। अब कौन कौन से मैटर्स इंक्लूड होते हैं, देखो द आर्टिकल्स शैल ऑल्सो कंटेन सच मैटर्स एज आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स। However, a company may also include such additional matter in its article as may be considered necessary for its management। बिल्कुल जो कंपनी लॉ में जो रूल्स दिए गए तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमेशा उसके अकॉर्डिंग होगा, कंपनी लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैनेजमेंट के लिए जरूरी हैं तो फिर वहां पर थोड़ा अलग से भी मैटर को बढ़ाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप पूरी की पूरी टेबल्स अडॉप्ट करो, जो टेबल FGHIJ दी हुई हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी टेबल अडॉप्ट करो। टेबल में अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। अब एक चीज़ समझना पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंपनीज एक्ट में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, कंपनीज एक्ट को, ठीक। लेकिन कुछ एक ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंपनीज एक्ट इनमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ तो प्रायोरिटी दी जाएगी आर्टिकल्स को। कब, अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाला है, अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को डाला हुआ है तो कंपनी अपने आर्टिकल को कंपनी लॉ के बियॉन्ड में जाकर के बना सकती है। मेरी बात समझ में आई? कंपनी ने अगर आर्टिकल में इंट्रेंचमेंट प्रोविजन को होता नहीं है, डालना पड़ता है, पहले से नहीं होता, आपको डालना पड़ता है। कैसे डाला जाता है अभी बताता हूं। अगर कंपनी ने आर्टिकल में डाला है तो कंपनी अपने आर्टिकल को कंपनी लॉ के बियॉन्ड में भी जाकर के बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। लेकिन कंडीशन ये है कि आप अपने आर्टिकल को और ज्यादा टफ बनाओगे मैनेजमेंट के लिए, इजी नहीं बनाओगे, और ज्यादा टफ बनाओगे। तो फिर उसकी सिचुएशन में अगर आपने आर्टिकल को कंपनी लॉ से ज्यादा टफ बनाया तो फिर प्रायोरिटी दी जाएगी आर्टिकल को। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो कंपनीज एक्ट बोलता है कि भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बोरो कर सकते हैं अप टू 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। मान लेते हैं कि कंपनी लॉ बोलता है कि हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इतना पैसा बोरो कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं। लेकिन एक कंपनी है उसने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डाला कि हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो केवल 40% ले सकते हैं। तो अब देखो इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर सख्ती करी है ना। अगर आप सख्ती करना चाहते हो मैनेजमेंट के ऊपर तो आप बिल्कुल करो, तो आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो। तो यहां पर 40% कर दिया गया, यानी मैनेजमेंट के ऊपर सख्ती करी गई है। अब देखो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, 40% को। अब यहां पर यह नहीं कहा जाएगा कि यार कंपनी लॉ तो 60% बोलता है, यहां पर 40% लिखा हुआ, नहीं 40%। तो यहां पर अगर कंपनी अपने रूल्स को सख्त बनाना चाह रही है, और अगर खुद भी सोचो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बेटा, कि सपोज करो आपके पास में 5 लाख रुपए हैं, आपको कहीं इन्वेस्ट करने हैं, तो आप कैसी जगह पर इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? ऐसी कंपनी में जिसके यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से स्ट्रिक्ट है, लोग अच्छे से बिजनेस करते हैं, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन बिजनेस करते हैं, बिजनेस के लिए गाइडलाइंस सॉलिड बनी हुई है, या कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करोगे जहाँ पर लापरवाही से काम चल रहा है, अनलिमिटेड पावर है डायरेक्टर्स के पास में, कुछ भी कर रहे हैं। भाई हम तो यहाँ पर बैठे हैं, हम डायरेक्टर हमारे पैसे को यूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर सख्ती तो होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली जा रही है कि भाई इन्वेस्टर के लिए भी ये चीज़ अच्छी है। तो अगर कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालती है तो वो कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड में भी जा करके अपने आर्टिकल्स को बना सकती है, लेकिन बस वो जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो और ज़्यादा टफ होने चाहिए, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर के होने चाहिए। ईजी नहीं कर सकते हो। अगर कंपनी ने यहाँ पर लिखा होता 70% तो फिर नहीं,
तो फिर वो ये वाला पॉइंट वॉइड हो जाता। तो फिर प्रायोरिटी किसको दी जाती? 60% को। आप इजी नहीं कर सकते हो, आप चीजों को टफ कर सकते हो, ठीक। अब अगर कोई भी कंपनी इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालना चाहती है तो क्या होगा? तो बेटा अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको 100% मेंबर से परमिशन लेनी पड़ेगी। 100% मेंबर्स की कंसेंट लेकर के आप इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो। अगर पब्लिक कंपनी है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना होगा। स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराने के बाद में आप अपने आर्टिकल्स में इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो। अब ये इंट्रेंचमेंट प्रोविजन पहले से नहीं होता है, ये आप इनकॉर्पोरेशन के समय में भी डाल सकते हो, या जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो उसके बाद में फ्यूचर में भी डाल सकते हो, कभी भी डाल सकते हो। तो एक बार आप देखते हैं थ्योरी में। देखो, the article may contain provision for entrenchment to protect something to the effect that specified provision of the articles may be altered only if conditions or procedures as that are more restrictive than those applicable in the case of special resolution are met or complied with. Manner of inclusion, अब कैसे include किया जाएगा? The provisions of entrenchment shall only be made either on the formation of the company, या जब कंपनी incorporate हो रही हो, या amendment in article agreed to by all the members of the company in case of private company। अगर private company है तो by the consent of all member, और अगर public company है तो special resolution। डन है। अब अगर आप अपने आर्टिकल को कंपनी लॉ के भी बियॉन्ड में बना रहे हो, इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल रहे हो, तो भाई आरओसी को तो बताना ही पड़ेगा। आरओसी में तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, सबको पता होता है। तो देखो, वेयर द आर्टिकल कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट वेदर मेड और फॉर्मेशन और अमेंडमेंट, द कंपनी शैल गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ सच प्रोविजन इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। तो आरओसी को बताना जरूरी होता है। फॉर्म देखो सेम वही है, मैंने आपको बताया FGHIJ, ये बेसिकली होते हैं, ये टेबल्स होती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। मॉडल आर्टिकल सेम वही है, मॉडल आर्टिकल F से लेकर के J तक होते हैं। अब देखिए, कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो अगर बाई चांस मान लीजिए कि कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है इस एक्ट के आने के बाद, हालांकि अब ये पॉइंट वैलिड नहीं है, देखिए, लेकिन इन केस ऑफ एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इन सो फार एज द रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ सच कंपनी डू नॉट एक्सक्लूड or modify the regulation contained in the model article applicable to such company, those regulations shall, so far as applicable, be the regulation of that company in the same manner and to the extent as if they were contained in the duly registered article of the company। भाई ये जो टेबल्स में रेगुलेशन दी गई है ना, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आपको कम से कम वो रेगुलेशंस तो डालनी ही पड़ेंगी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप चीज़ों को बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ बताएगी, आप चीज़ों को ईजी नहीं कर सकते हो। जो भी आर्टिकल की रेगुलेशंस हैं वो रेगुलेशंस तो अप्लाई होंगी, वो तो आपको डालनी पड़ेंगी। बाकी इंट्रेंचमेंट प्रोविजन आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में बेटा आर्टिकल में और मेमोरेंडम में डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो जो की डिफरेंसेस हैं वो एक बार आप इसको पढ़ लेना। अगर कोई भी पॉइंट नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अप टू डेट कर दूंगा जो भी आपके डाउट होंगे उसको। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी। बस इसके बाद में दो चीज़ें और बची हुई हैं, इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस और एक्सेप्शन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो उसको बस एक क्लास में खत्म करेंगे, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 2 क्लासेस और लगेंगी। तो नेक्स्ट क्लास विल बी लास्ट क्लास। फिर उसके बाद में जैसा हम लोगों ने प्रॉमिस किया है कि हम लोग यूट्यूब लाइव पे मिलेंगे, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करवानी है और एक बार फटाफट से चीज़ों को रिवाइज भी करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।